हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन। लेबर लेजिस्लेशन से हमने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू माय चैनल एडुटेनमेंट, यू विल फाइंड ऑल दोज सेशंस एंड वीडियोस इजीली। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि हेल्पफुल है आपके लिए ये सेशंस एंड वीडियोस, तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी सेशंस मैं लेती हूँ, अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, आपको वो ईजिली मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जिसके जरिए आप इजिली उन क्लासेस को देख पाएं और अवेल कर पाएं। राइट। सो मैं आपको उस स्लाइड पर लेकर के चल रही हूँ जहां से हमें आज का ये सेशन स्टार्ट करना है। आप स्क्रीन पर ये सारे जो देख रहे हैं टॉपिक्स, ये सब हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है। आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जा करके अगेन ऑन माय चैनल स्मिता सिंह एडुटेनमेंट। नोटिस एंड क्लेम स्टार्ट करेंगे। क्या है नोटिस एंड क्लेम? द एम्प्लॉई हु इज इंजर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन, ये नोटिस एंड क्लेम किसकी बात करें? 19 एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के तहत हम देख रहे हैं क्या कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद नोटिस एंड क्लेम का क्या प्रोविजन है? The employee who was injured as a result of an accident must give a notice in writing. अगर कोई भी एम्प्लॉय काम के दौरान किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग अंडर द प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द वर्क अगर इंजर्ड होता है, एक्सीडेंट उसका होता है, तो वो नोटिस देगा इन राइटिंग अंडर द सेक्शन 10 डील्स विद द मेक ऑफ क्लेम्स फॉर कॉम्पेंसेशन बिफोर द कमिश्नर। वो कमिश्नर को एक राइटिंग नोटिस प्रोवाइड करेगा, देगा कि मुझे उसको मतलब किस टाइप की इंजरी हुई है, किस वजह से हुई है, वो सारी चीजें राइटिंग में लिख करके देगा फॉर द कॉम्पेंसेशन। In order that a claim for compensation may be entertained by the commissioner, जो नोटिस है क्लेम के लिए जो राइटिंग में दिया गया है कमिश्नर को, कमिश्नर उसको एंटरटेन करेगा। द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट एग्जिस्ट, मतलब उसमें कंडीशंस है कि क्या क्या कंडीशंस में एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शंस है, पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला है a notice of the accident must have been given to the employer as soon as practicable after the occurrence of the accident। मतलब जो नोटिस है एक्सीडेंट का, मतलब सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसको एक मेजर या फिर माइनर किसी भी टाइप की इंजरी होती है और वो राइटिंग में नोटिस देता है, तो नोटिस सबसे पहले उसको सबसे पहले तो उसको बताना होगा प्रैक्टिकली किसको? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर के बाद फिर वो राइटिंग में नोटिस देता है कमिश्नर को, राइट, आफ्टर द अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। दूसरा है द क्लेम मस्ट हैव मेड विद इन 2 years, the claim must have been made within 2 years from the date of the occurrence of the accident. In case of death, within 2 years from the date of death, मतलब कि 2 साल का टाइम आपके पास होता है कि 2 साल के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। इन दैट केस, डेथ के केस में जिस एम्प्लॉय के साथ डेथ, जिस एम्प्लॉय का डेथ हुआ है, उसके जो मतलब घर के हैं लोग, जो उसके केयर टेकर यू कैन से, जो कि उनके बाद इमीडिएट जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, सो वो एम्प्लॉयर को बताते हैं। एम्प्लॉयर को क्योंकि पहले ही पता चल जाता है कि क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, तो एम्प्लॉयर उनके बिहाफ पर 2 साल के अंदर नोटिस दे सकता है किसको? कमिश्नर को, फॉर द कॉम्पेंसेशन। थर्ड है सच नोटिस हैज बीन गिवन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन, मतलब जो सेक्शन में मेंशन किए गए हैं कि किस मैनर में नोटिस दिया जाना चाहिए, उस मैनर में ही वो नोटिस दी जानी चाहिए। ऑक्यूपेशनल डिसीज, द क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन मस्ट बी रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द एक्ट, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट के होने के 2 साल के अंदर नोटिस दिया जाना चाहिए, राइट। अब आगे देखेंगे, ये हमने नोटिस एंड क्लेम देख लिया, कॉम्पेंसेशन पे हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। आप उससे प्रीवियस जो सेशन था वो देखेंगे, इसके बाद ये सेशन देखेंगे जो नोटिस एंड क्लेम का है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बात कर रहे हैं और किस लिए बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैटरनिटी एक्ट। मैटरनिटी एक्ट क्यों आया और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये देखेंगे। द मेन पर्पज ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आर, क्या है ऑब्जेक्टिव मैटरनिटी
बेनिफिट एक्ट का 1961 के तहत to regulate the employment of women employees in certain establishment for certain specified period before and after the child. मतलब मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट इसलिए लाया गया कि क्या होता था कि हाँ, मतलब सपोज वुमन का प्रेगनेंसी के बाद, बेबी होने के बाद उनके लाइफ करियर खत्म हो गया, तो क्या प्रोविजंस होने चाहिए कि वो वर्किंग रहे, राइट, उसका जो उनका जो वर्क रहे वो रेगुलेट रहे, मतलब रेगुलेटिवली वो काम करते रहे। तो उस चीज के लिए अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये बात कही गई कि बिफोर द मैटरनिटी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड क्या पीरियड होंगे, किस तरह से उनको लीव प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्या फैसिलिटीज होंगी, उन पे बात किया, राइट। सो क्या बोल रहे हैं, टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए ऑफ वुमन employees in certain establishment for certain specified period before and after child birth. दूसरा है to provide for payment of maternity benefit to women workers at the rate of average daily wages calculated on the basis of the wages payable to her for the days on which she has worked during the 3 calendar months immediately preceding the date from which she absented herself on account of maternity. मतलब कि maternity के केस में क्या होगा कि जितना उनका मंथली वेज या डेली जो उसका वेज बनता है किसी भी वर्कर का जो कि वुमन है, और उसकी मैटरनिटी के बाद जो अगर वो लीव लेती है तो लीव का उसको पैसा पूरा का पूरा मिल जाएगा। अभी तो क्या है कि वो पहले कम था, अभी 26 वीक की पेड लीव हो गई है, ऑलमोस्ट 6 मंथ यू कैन से, राइट। 26 वीक की पेड लीव है, वुमन एम्प्लॉय को दिया जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, कि वो 6 मंथ का लीव ले सकती है। वो बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड 1 महीना पहले वो अप्लाई कर सकती है लीव को। टोटल 6 मंथ की पेड लीव होती है। उसके बाद वो 12 वीक्स के लिए और अपनी लीव्स को एक्सटेंड करा सकती है, मतलब 3 मंथ्स और अपनी लीव को 6 महीने के बाद और 3 मंथ्स को वो एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन वो जो 12 मंथ्स का एक्सटेंशन होता है उसका वो लीव अनपेड होती है, बट वो लीव आपको मिल जाती है। तीसरा है टू प्रोवाइड द फॉर सर्टेन बेनिफिट्स इन केस ऑफ मिसकैरेज के केस में भी सर्टेन बेनिफिट्स रेगुलेट किए गए हैं। प्री मेच्योर बर्थ के केस में भी दिया गया, और इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से जो इलनेस है, वुमन को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमारी हो गई, या फिर वो बीमार हो गया किसी वजह से, इन द सेंस लाइक वो बीमारी किसी भी वजह की हो सकती है, लाइक फीवर हो सकता है कि जो कि छोड़ ही नहीं रहा है, या फिर कुछ और इलनेस हो गई है प्रेगनेंसी के कारण, तो उस केस में भी उसको certain benefits दिए जाते हैं under the Maternity Benefit Act 1961. The maximum period for which a woman gets maternity leaves is 12 weeks, 6 weeks prior to the date of delivery, and 6 weeks immediately following that. Sorry. तो क्या कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम पीरियड है फॉर विच अ वुमन गेट्स मैटरनिटी लीव इज 12 वीक्स। ये 12 वीक्स ये पुराना क्लॉज है, आई थिंक पुराना क्लॉजेस में चेंजेस नहीं किया गया है। 26 वीक की टोटल लीव्स ले सकती है, जो कि पेड लीव होती है, कौन, वुमन ले सकती है। 12 वीक्स 6 वीक्स प्रायर टू द डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब अभी क्या कर दिया है कि आप 12 वीक्स के मतलब 12 वीक्स पहले भी अप्लाई कर सकती हैं लीव को। मैटरनिटी लीव जो आप लेना चाहते हैं 6 वीक की जो आपको दिया जा रहा है 26 वीक की मैटरनिटी लीव, तो वो आप 12 वीक्स पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप नहीं पहले अप्लाई करते हैं तो बेबी के होने के तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्म करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको 26 वीक्स की लीव के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं मैटरनिटी लीव पे। तो उस केस में आपको इमीडिएट डेट से, आप जिस डेट से आप अप्लाई कर रही हो डेट से आपका एप्लीकेबल हो जाता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का एप्लीकेशन किस तरह से है, किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। दैट मैटरनिटी बेनिफिट applies in the first instance to every establishment being a factory, mines or plantation, including any such establishment belonging to government। मतलब कोई भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर वो फैक्ट्री हो, माइंस हो या प्लांटेशन होता है, उनमें उन सारे में ही ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अप्लाई होता है। नथिंग कंटेन्स इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी फैक्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट टू विच
the provisions of the Employees State Insurance Act 1948 supplies for the time being. मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो आप मतलब ये है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 दोनों एक साथ आप नहीं ले सकते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो मैटरनिटी के केस में आपका ये जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है वो अप्लाई नहीं होता आपके ऊपर, सिर्फ आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ही अप्लाई होगा। इन दैट केस दोनों ही एक्ट नहीं अप्लाई होंगे, एक साथ एक अप्लाई होगा। एस्टैब्लिशमेंट्स मींस क्या है, एस्टैब्लिश का मतलब अ फैक्ट्री, एस्टैब्लिश कोई भी एस्टैब्लिशमेंट से आप क्या समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई माइन हो सकता है, या फिर प्लांटेशन हो सकता है। चौथा है एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर इन पर्संस आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन एक्रोबैटिक एंड अदर परफॉर्मेंस, मतलब कि जो एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर एक्रोबैटिक का काम हो रहा है या फिर कोई अदर परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं उसको भी आप एस्टैब्लिशमेंट ही समझेंगे, राइट। शॉप और एस्टैब्लिशमेंट, शॉप के केस में भी ये रूल लगेगा। एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हैव बीन declared under section 2(1) or to be applicable. F है factory means a factory as defined in section 2M of the Factories Act 1948. जो factory है वो किस section के अंदर define किया गया है, that is defined under section 2M. G है inspector, inspector कौन है, means an inspector appointed under section 14. जो inspector होता है factory का उसका appointment section 14 के अंदर होता है। H के अंदर देखेंगे maternity benefit means the payment referred to in section 5(1). HA क्या कह रहा है, medical termination of pregnancy means the termination of pregnancy permissible under the provisions of the medical termination of pregnancy act 1971। मतलब जो आपका medical termination of pregnancy है वो means the termination of pregnancy permissible under the provisions of the medical termination pregnancy act 1978। मतलब टर्मिनेशन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत सॉरी 1971 के तहत आपका जो मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, मेडिकल टर्मिनेशन भी हो सकता है बिकॉज अगर आपने झूठ में बोल करके कि आपको मैटरनिटी लीव चाहिए या फिर आपने प्रेगनेंसी का कोई नाटक किया, बहाना किया, फिर कुछ अदर केसेस मतलब अगर ऐसा कुछ फॉल्स देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को या पता चलता है तो अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। एच ए का 1 देखेंगे, माइन मीन्स अ माइन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2J। माइन किसके अंदर डिफाइन किया गया है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J ऑफ माइंस एक्ट 1952। जे किसमें डिफाइन किया गया है, जे में क्या है, जे इज मिसकैरेज, जे के अंदर मिसकैरेज को बताया गया है, मींस एक्सपल्जन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट uterus at any period prior to or during the 26 weeks of pregnancy but does not include any miscarriage the causing of which is punishable under the Indian Penal Code। मतलब जो 26 वीक की प्रेगनेंसी लीव मिलती है वुमन को इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी, उसमें मिसकैरेज को इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। मिसकैरेज का अलग प्रोविजन होता है, अगर मिसकैरेज के केस में भी 12 वीक्स का मैटरनिटी मतलब मिसकैरेज लीव मिलती है, जिसमें वुमन को मिसकैरेज के केस में अगर उसको लगता है कोई इशू हो गया, मेजर इशू प्रॉब्लम हो गई है तो 12 वीक्स का मिसकैरेज लीव अप्लाई कर सकती है। के अंदर देखेंगे, के भी क्या है, प्लांटेशन है, मीन्स अ प्लांटेशन एज डिफाइंड इन क्लॉज। एफ के अंदर है ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। एल के अंदर है प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। एम किसमें है, एम के अंदर क्या है, वेजेस है, वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन पेड और पेबल इन कैश टू अ वुमन इफ द टर्म ऑफ द contract of employment express or implies were fulfilled and includes। पहला है such cash allowance including dearness allowance and house rent allowance as a
वुमन इज फॉर द टाइम बीइंग इंटाइटल्ड टू, दूसरा इंसेंटिव बोनस एंड, तीसरा है द मनी वैल्यू ऑफ द कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता है, पहला है एनी बोनस अदर देन इंसेंटिव बोनस, कोई बोनस जो कि इंसेंटिव के अलावा वो अप्लाई नहीं होता है, दूसरा ओवर टाइम अर्निंग्स एंड एनी डिडक्शन और पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ फाइन्स, फाइन के केस में नहीं होगा, मतलब ओवर टाइम अर्निंग जो ओवर टाइम होता है वो पेबल होगा ऑफ एम्प्लॉय का, एनी डिडक्शन और पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ फाइन, मतलब फाइन के रूप में कोई भी अकाउंट से मतलब डिडक्शन हो रहा है सैलरी से तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओवर टाइम अर्निंग का पेमेंट होगा। तीसरा है एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड और पेबल टू बाय द एम्प्लॉयर टू एनी pension fund or provident fund or for the benefit of the woman under any law for the time being in force, and 4 है any gratuity payable on the termination of service, and N है woman means a woman employed whether directly or through any agency for wages in any establishment. Alright, ये इतना जितना डेप्थ में हमने पढ़ा ना, मतलब कुछ चीजें तो आपको जाननी जरूरी है क्योंकि थ्योरी आप पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में आपको सब पढ़ना पड़ता है सबका नॉलेज होना चाहिए। एग्जाम में क्या क्वेश्चन अराइज होता है वहां पर जहां पे होता है मैं वहां पे बता देती हूँ, तो जहां पर लगेगा कि इंपॉर्टेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है मैं वहां पे बताती रहूंगी आपको। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 4 के अंदर है और इसको हम डील करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में जो भी अपकमिंग सेशन होगा मेरा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।